आज की कहानी है काबली वाला। लेखक हैं महान कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। जितनी देर तक वह सो नहीं पाती है उस समय का एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माँ अक्सर डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जुबान बंद कर देती, पर मुझसे ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबा, रामदयाल दरबान कल काग को कौवा कहता था। वह कुछ भी नहीं जानता है ना बाबा। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबा, भोला कहता था, आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबा, भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बकबक बकबक किया करता, दिन रात बकता रहता है। मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही जट से एक जटिल प्रश्न कर बैठी। बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? उसके इस प्रश्न का उत्तर देना किसी भंवर में फंसने बराबर था। इसीलिए मैंने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, मिनी तू जा भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। तब वह मेरी मेज के पास में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटाके कहना आरंभ कर देती है, जबकि मैं अपने उपन्यास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर काम कर रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबली वाला, ओ काबली वाला। मैले कुचैले ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए एक लंबा तगड़ा सा काबुली धीमी सी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी सी बिटिया के हृदय में कैसे भाव उदय हुए ये बताना असंभव है। बस उसने जोरों से पुकारना शुरू कर दिया, काबुली वाला, काबुली वाला। मैंने सोचा अभी झोली सिर पर डाले, कंधे पर डाले, सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में यह विश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सोचा घर बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा नहीं होगा। कुछ सौदा खरीदा गया, फिर उससे गपशप होने लगी। आखिर में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपका बच्ची किधर गया? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेह से देखती खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखा तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब कभी मत देना, कहकर कुर्ती की जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दिए। उसने बिना किसी हिचक के पैसे लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ कि उन पैसों ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया। मिनी की माँ डांट डपट कर मिनी से पूछ रही, बता तूने पैसे कहाँ से पाए? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली से तूने क्यों ली, बता? मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं, उसने आप ही दी है।
मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि इस दौरान में काबुली वाला रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखती और हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, मुस्कुराकर उत्तर देता, हाँ बिटिया। उन दोनों मित्रों में हंसी ठहाकों के साथ एक बात और प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना। अच्छा। मिनी को चुप रहना तो उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुर्अवस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते ही देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। इस समय बहुत से लोग कलकत्ता छोड़कर बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ कि जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली वाले से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ मैं भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। मैं उससे उसके देश के बारे में सब कुछ पूछताछ करता रहता हूँ और इस तरह हमारी बातचीत चलती जाती है। किंतु मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हुआ कि उसने समझ लिया संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचार में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत, शराबी, सांप बाघ, रोगों, मलेरिया, तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का यह रोग नहीं दूर हुआ। रहमत काबुली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नज़र रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती। मैं हंसी मजाक से उसके इस आवरण को ढकना चाहता था, इस शक को मिटाना चाहता था, पर वह मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे का उठाकर ले जाना असंभव है। मुझे मानना पड़ता कि यह बात बिल्कुल भी असंभव नहीं है। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती है। अतः मिनी की माँ के मन में भय तो रह ही गया, लेकिन केवल इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को मैं अपने घर में आने से मना ना कर सका। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग इसी समय अपने देश लौट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपए पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है, फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। अंधेरे में घर के कोने में इस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा होता। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुली वाला पुकारते हुए हंसती दौड़ती आती है और दो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। ठीक इसी समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही हाथ में खून से लथपथ छुरा लिए हुए है। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से चादर खरीदी थी, उसके कुछ रुपए उसकी और बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुली वाला, वो काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ, वहीं तो मैं जा रहा हूँ।
रहमत ताड़ गया कि उसका ये जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी ना ला सकेगा। तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे हमारे मन से बिल्कुल उतर गया और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने इस पुराने मित्र को भुला दिया। और तो और अब वह अपने बाबा के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया ज्यों ही उसकी एक एक सखियां जुटने लगी। कितने ही वर्ष बीत गए, मिनी बड़ी हो गई, मिनी की शादी का वक्त आ गया, मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर से को अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। हमारे घर पर सूर्यदेव के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। मैं अपने पढ़ने लिखने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब किताब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। मैं तो उसे पहचान ही नहीं सका। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान पाया कि वह रहमत है, क्योंकि ना तो पहले जैसे उसके लंबे लंबे बाल थे, ना चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ हो गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज जाओ, फिर कभी आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास रुककर इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा, मिनी अभी काबली वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। पहले की मित्रता को याद करके एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास ना थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट नहीं हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार फिर मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह स्वयं ही आ रहा है। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। तनिक रुककर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा साथ में लेता आता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तहें खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है और तब वह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल हृदय में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी तो एक पिता है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही
मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलाया। हालांकि इस पर घर के अंदर आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई मिनी बेचारी मारे लज्जा के सिकड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देख के रहमत काबुल पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत ना करते बना, बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी से भी अब पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल हो उठे। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेके रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसा नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी बेटी के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के रौनक से मुझे कुछ कमी करनी पड़ी। जैसा मन में था वैसा कुछ रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतें भी बड़ी बिगड़ने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा मन आज बहुत प्रसन्न था। आज एक अपूर्व खुशी से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।